हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे एटीपी। तो एटीपी क्या होता है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पर जो एटीपी होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या काम करता है? ये एनर्जी स्टोर रखने का काम करता है। जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, चलना, बोलना, खाना, जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ या अपनी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर, ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ किसके द्वारा होती है? पूरी एटीपी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर जो एटीपी है वो एक एनर्जी स्टोर करने का मॉलिक्यूल होता है, यानी एनर्जी स्टोर करके रखता है ताकि वो अपनी बॉडी की जब कुछ भी एक्टिविटी करे वो उसमें काम आ सके। तो एटीपी यहाँ पर एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है। तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं एटीपी की। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और क्या होता है ये? एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल। एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल होता है। किस में होता है ये? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सबको अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, वो पूरी करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें एटीपी तो ज़रूर पाया ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो किसके लिए ज़रूरी होता है ये भी लिखते हैं पॉइंट। नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है। अब इसकी एटीपी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एटीपी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं इसमें। 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। एक तो ये 1, 2 और 3। तो इसको हम तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स इसमें पाए जाते हैं। और एक राइबोज शुगर पाई जाती है। ये जो आप देख रहे हो राउंड स्ट्रक्चर, ये क्या है? राइबोज शुगर, जिसमें कि 5 कार्बन होते हैं। यानी जो राइबोज शुगर होती है वो 5 कार्बन शुगर होती है, राइबोज शुगर। ठीक है, यहाँ पर एक तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और एक पांचवा। तो पेंटोज, ये एक प्रकार की पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, यानी 5 कार्बन की बनी होती है, 5 कार्बन। अब इसके अलावा इसमें और क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है। ये क्या है? एडेनिन। एडेनिन यहाँ पर क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है, जो कि हमको न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए और आरएनए में देखने को मिलता है। तो एडेनिन होता है। अब एडेनिन और जो राइबोज शुगर होती है उन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एडिनोसिन। इनको हम क्या बोलते हैं? एडिनोसिन। यानी जब राइबोज शुगर और एडेनिन जुड़ता है तो उसको एडिनोसिन बोलते हैं। और ये ट्राइफॉस्फेट, तो अपना जो एटीपी का नाम है वो पूरा हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से जो एटीपी होती है वो बनी होती है। अब जो एटीपी होती है उसका यानी उसमें एनर्जी होने का कारण क्या है कि वो एनर्जी स्टोर कैसे रख पाती है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फॉस्फेट ग्रुप्स आपस में जुड़े होते हैं। तो जब हम फूड खाते हैं तो उस फूड में एनर्जी होती है। तो वो फूड, उस फूड में जो एनर्जी होती है वो कहाँ पर यूज़ होती है? 2 फॉस्फेट ग्रुप्स को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, यानी अगर मेरे को जो फूड खाया है उस फूड में जो एनर्जी निकली है उस एनर्जी को अगर स्टोर करके रखना है तो क्या करना पड़ेगा? सेल्स को 2 फॉस्फेट ग्रुप्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप्स को आपस में जोड़ते हैं। अब यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप्स आपस में जुड़े हुए हैं वो उन फॉस्फेट ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ? ऑक्सीजन भी जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी फॉस्फेट ग्रुप में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचती है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और जो फॉस्फोरस है यहाँ पर उससे जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन से लेती है, तो इस वजह से जो फॉस्फोरस है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा
यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि फॉस्फोरस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अब यहाँ पर होता क्या है कि दो जो फॉस्फोरस होते हैं उन फॉस्फोरस में सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्सन होता है, ठीक है, रिपल्सन होता है। तो इस रिपल्सन को दूर करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? जो हम फूड खाते हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के बात ये है कि अगर दो फॉस्फेट ग्रुप्स को जोड़ना है जिसमें कि दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, यानी पहले से ही रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, यानी दो चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से ही दूर भाग रही है, अगर उनको पास में लाना है तो दोनों को धक्का देना पड़ेगा। तो धक्का देने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी, ठीक है। फूड में क्या होता है? ग्लूकोज से वो एनर्जी मिलेगी। तो वो एनर्जी ये जो फॉस्फोरस होते हैं उनमें स्टोर हो जाती है और इस तरह से जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और इसमें एनर्जी समाहित हो जाती है, ठीक है, इसमें एनर्जी एंटर हो जाती है। तो इस तरह से जो एटीपी मॉलिक्यूल होता है वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एनर्जी है वो इन फॉस्फोरस में होगी, इसमें, ठीक है। तो ये हो गई अपनी स्ट्रक्चर की बात और इसमें एनर्जी कैसे प्रेजेंट होती है वो हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, अगर एटीपी को हम और आगे तोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, यानी अगर एटीपी को अगर तोड़ना है तो उससे क्या बनता है? तो ये एटीपी है, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या रिलीज़ होता है? एडीपी प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, यानी ये अगर हम एटीपी का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एटीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है, यानी ये एक फॉस्फेट निकल जाता है और एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो एडीपी होता है उसमें 2 फॉस्फेट होते हैं और एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं। तो एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक फॉस्फेट निकल जाता है, एटीपी बचता है। और जब इसका ब्रेकडाउन करते हैं एटीपी का तो उसे कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो अपनी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसमें काम आ जाती है। अब अगेन अगर हम एडीपी का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उससे भी फिर अगेन क्या बनेगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ होगा और उससे एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो अगेन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में काम आ जाएगी। अब अगर हम वापस अगेन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का अगर और हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उससे क्या बनता है? एक तो एडिनोसिन बनेगा, ठीक है, यानी अपने पास क्या है? इतना सा मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या बोलेंगे? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे। मोनोफॉस्फेट यानी एक ही फॉस्फेट है जो कि एडिनोसिन से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और बचेगा क्या मेरे पास? एडिनोसिन। तो एडिनोसिन और प्लस क्या निकल रहा है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसके साथ एनर्जी रिलीज़ होगी जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में काम आती है। तो इस तरह से जो एटीपी मॉलिक्यूल होता है उसका ब्रेकडाउन होता है बाद में और जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसमें काम आता है। अब जो एटीपी होता है उसका फंक्शन देखते हैं। यहाँ पर फंक्शंस क्या होते हैं, किस किस में ये काम आती है? फंक्शंस ऑफ एटीपी। तो इसका पहला फंक्शन है बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो भी हम एक तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें अगर हमको बनानी है तो उसको बनाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी से आएगी। तो बायोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें एटीपी ज़रूरत होती है। बायोसिंथेसिस यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है, और प्रोटीन बनाने के लिए भी एटीपी की ज़रूरत होगी, फैट बनाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होगी और पॉलीसेकेराइड्स बनाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इस तरह से बायोसिंथेसिस में जो एटीपी है वो काम आती है। अब इसके बाद अगला है एक्टिव
ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि जो भी सब्सटेंस है उसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है। यानी इस तरह से यहाँ पर ये कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ज़्यादा है और एक तरफ कम है, तो ये जो सब्सटेंस है वो ग्रेडियंट के अपोजिट साइड में मूव करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एनर्जी की ज़रूरत होगी, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी से। तो सेल्स में जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सेल्स में जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या यूज़ होती है, यूज़ ऑफ एटीपी, एटीपी यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होती है। अब अगला है हमारा जो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होती है उसमें भी ये जो एटीपी है वो काम आती है। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म उसमें जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, पॉलीसेकेराइड्स हो गया या न्यूक्लिक एसिड हो गया, उन सभी का जो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एक जगह से जब दूसरी जगह कोई सेल का कंपोनेंट जाता है सेल के अंदर, तो उसके लिए भी एटीपी की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसको जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, और एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी से आएगी, ठीक है। तो इसको हम प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, जिसमें कि एटीपी यूज़ होती है। अब इसके बाद है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। स्टोरेज ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी एटीपी की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है एटीपी। अब इसके बाद है अगला फंक्शन है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस बायोल्यूमिनेसेंस जो होती है वो किस में पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं या कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो उस लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी एटीपी की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी रात के समय लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो लाइट किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है सेल्स में, एटीपी की वजह से। तो इस तरह से बायोल्यूमिनेसेंस में एटीपी यूज़ होती है। अगला इसका फंक्शन है सेल डिवीज़न में, यानी जब सेल एक सेल से दो सेल बनती है तो उसमें जो एटीपी होती है वो काम आती है, ठीक है। तो सेल डिवीज़न के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है, बिना एटीपी के सेल डिवीज़न नहीं होगा। अगला है रेगुलेशन ऑफ बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो जो बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रेगुलेशन होता है सेल्स में, ठीक है, कंट्रोल होता है, तो वो किसके द्वारा होता है, एटीपी के द्वारा। यहाँ पर बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि जो सेल्स होती है, सेल्स के बाहर और अंदर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, वो चेंज भी होती है। तो वो चेंज कब करना है वो किसके द्वारा डिसाइड होता है, एटीपी के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जो बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रेगुलेशन होता है, यानी उसको जो रेगुलेट कौन करता है, वो एटीपी करती है, ठीक है, कि कब कितना सेल के अंदर या बाहर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रखना है, तो वो सारा किसके द्वारा डिसाइड होगा, या उसमें रेगुलेट करने में कौन काम आएगा, यहाँ पर एटीपी, ठीक है। तो जब एटीपी प्रेजेंट होगी सेल्स में, तभी बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेगुलेट हो पाएगा, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई होता है तो उसमें एनर्जी नहीं होती, तो एनर्जी नहीं होगी तो वहाँ पर बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होगा तो उसमें कोई भी सेंस नहीं होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो नर्व्स काम करती है अपनी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो नर्व्स को काम करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़रूरी होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके द्वारा आता है, एटीपी के द्वारा। तो जब एनिमल डेड होगा तो उसमें एटीपी नहीं होगी, और एटीपी नहीं होगी तो बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेगुलेट नहीं होगा।
तो उसमें कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। तो यानी वो किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो एटीपी है वो बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल में काम आती है। यहाँ पर हम जो एडीपी है और एमपी है उसका नाम लिख देते हैं पूरा, इधर लिख देता हूँ मैं, फुल फॉर्म लिख देता हूँ एडीपी और एटीपी की, सॉरी एएमपी की। एडीपी की क्या है यहाँ पर, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब 2, तो एडीपी में कितने फॉस्फेट होते हैं, 2, ठीक है। और एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी मोनो का मतलब यहाँ पर क्या है, 1। तो एएमपी में कितने फॉस्फेट होते हैं, 1, एक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से एडीपी और एएमपी की फुल फॉर्म होती है। आई होप आपको टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।